रिकॉर्ड तो किया हुआ है। चलो आज की भी रिकॉर्डिंग 31 को देखे अभी, ठीक है। 31 और 34 डाउट है ना अपने। यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 31 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? 31 में लिखा हुआ है इफ 1 अपॉन ए बी डैश प्लस 1 अपॉन बी ए डैश प्लस देन द लाइंस दिस एंड दिस आर। अच्छा, लाइंस का स्लोप कैलकुलेट करो। लाइंस का स्लोप कैलकुलेट करो। तो जो गिवन लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। इस लाइन का स्लोप कितना होगा वो दिख रहा है। इस लाइन का स्लोप होगा m इक्वल टू m1 बोल देते हैं इसको, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 1 अपॉन a एंड 1 अपॉन b, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b अपॉन a। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। नेक्स्ट कौन सी लाइन है? x अपॉन ए डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश इक्वल टू 1। इस लाइन का स्लोप लिखो। हाँ हाँ करता हूँ मैं, आज और कल दोनों का कर दूंगा, ठीक है। मैंने कल किया नहीं, मैं भूल गया, आज कर दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आ जाएगा m2। कितना है इस लाइन का स्लोप? m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए डैश अपॉन 1 अपॉन बी डैश। मुझे लग रहा है कि जो गिवन रिलेशन है ना वहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। देखो कैसे, अभी परपेंडिकुलर लाइंस आएगी क्या? तो m1 इंटू m2 किया मैंने, तो कितना आ रहा है? माइनस बी बाई ए इंटू बी डैश अपॉन ए डैश। अरे गड़बड़ कर दी ना मैंने, गलत लिखा, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, तुमने बताया भी नहीं। हाँ एक्स अपॉन बी डैश है, देखा मैंने अभी, ए डैश। तो यहाँ पे भी चेंज, वही सोचा मैंने कि परपेंडिकुलर होना चाहिए था। तो दिस इज 1 अपॉन बी डैश 1 अपॉन ए डैश, तो ये आ जाएगा ए डैश अपॉन बी डैश, और यहाँ पे भी चेंज ए डैश अपॉन बी डैश, ठीक है। और माइनस, ये भी माइनस, तो दिस इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। अब तुम इसको कंपेयर करो जो गिवन है। मुझे गिवन क्या था? गिवन है कि 1 अपॉन ए बी डैश प्लस 1 अपॉन बी ए डैश इक्वल टू 0, है ना। एक्चुअली मैं यही से डायरेक्टली देख सकता था, बट तुम्हें समझ में इसलिए मैंने इतना किया। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट माइनस टाइम्स ऑफ बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ठीक है। तो दिख रहा है कि बी ए डैश का वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ ए बी डैश, तो -1, देयरफॉर 90 डिग्री, लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये जो गिवन था, दिस इज गिवन, इस गिवन को इसमें कन्वर्ट किया और इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो -1 आ गया। तो अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34। हर क्वेश्चन पे जब सॉल्व करते हो तो माय सजेशन कि कम से कम 5 से 10 मिनट स्पेंड किया करो। एक क्वेश्चन पे कम से कम 10 मिनट तो करने चाहिए, सोचना चाहिए 10 मिनट तक, और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। एक सीटिंग में मान लो कि अगर 15 क्वेश्चन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो 15 में से मान लो मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है नहीं आए, तो उस 10 क्वेश्चन को 10-10 मिनट दिए मैंने, नहीं आए, आगे बढ़ गया। तो क्या करो कि जब पूरे 15 हो जाए ना, फिर से एक बार उनको ओवरलुक करो, फिर 2-4 मिनट दो उनको, देखो तभी तो तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होगी और तभी तुम सोच पाओगे क्वेश्चन को, नहीं तो कहां से होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डिफरेंट स्लोप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सेसेस। तो इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सेसेस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सेसेस का, तो आई थिंक दो स्लोप्स आ जाएंगे, ये हुआ इसका मतलब। ये इंक्लिनेशन और ये इंक्लिनेशन इक्वल है, ठीक है, इक्वली इंक्लाइन बोला है ना इसने, तो ये आ गया मेरा। और उसी तरह से दूसरी लाइन इस साइड आ जाएगी, दो स्लोप्स हो जाएंगे, एक ये और ये। क्लियर है? सो टू स्लोप्स आर पॉसिबल, टू स्लोप्स।
ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 तक बताओ। एक मिनट। एक मिनट अभी डिस्कस करते हैं। हाँ 36 पे भी आएंगे और बाकी क्वेश्चन भी देख रहे हैं। हाँ 40 तक लिख दिया ना तुमने, डाउट बस। हाँ चलो, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 34। हाँ तो यहाँ क्या किया हमने, हाँ तो ठीक है ना, ये दो स्लोप्स आ जाएंगे प्लस माइनस वन के करस्पॉन्डिंग स्लोप, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड बोला है ना, तो क्लास में डिस्कस किया होगा जब पढ़ा होगा कि इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब स्लोप कैन बी +1 और -1। चलो देन क्वेश्चन नंबर आपने बोला 36। 36 में क्या लिखा हुआ है? 36 says a square of side A lies above the x-axis and has one vertex at the origin। चलो फिगर बनाना पड़ेगा सबसे पहले अभी, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्क्वायर कैसा है? इट इज अबव द x-axis, ओके चलेगा। एंड वन वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन, तो ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। द साइड पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा, तो मान लेते हैं ये वाली साइड है जो अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। देन क्या दे रखा है? अल्फा 0 से π/4 के बीच में विद दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है वही क्या हमने भी, और आगे लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके चलो, तो ये स्क्वायर बना लेते सबसे पहले। ये इस तरह का स्क्वायर है ना, कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस बोला है उसने, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। तो मुझे करना क्या है, मुझे मान लेते हैं कि ये O है, ये A है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट, मुझे AC का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। बहुत इजीली है, अगर AC का इक्वेशन निकालना है दैट इज द डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो AC का इक्वेशन निकालने के लिए अगर मुझे A और C के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो लिख सकते हो, तो बहुत इजीली पता चल जाएंगे A और C के कोऑर्डिनेट्स। कैसे? पैरामेट्रिक पॉइंट्स। A के कोऑर्डिनेट क्या लिखो कि इस लाइन का स्लोप कितना है, मतलब इंक्लिनेशन पता है अल्फा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A यूजिंग पैरामेट्रिक पॉइंट्स h+r cos थीटा, और h मतलब क्या है 0,0 ओरिजिन है, तो दिस इज, और साइड A दे रखी है, तो A पॉइंट इज सच कि जिसका O से डिस्टेंस A के बराबर है, स्मॉल a के बराबर है, एंड द इंक्लिनेशन इज अल्फा, तो इसको लिख सकता हूं A cos अल्फा कॉमा A sin अल्फा। पैरामेट्रिक पॉइंट से लिखा है। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया अभी पूछ लो, क्योंकि मोस्टली पता ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे? आगे ये लिखा हुआ है कि हमें सी का पॉइंट चाहिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? सोच के बताओ, या तो तुम्हें उससे भी मतलब नहीं है इस ये एंगल कितना होगा, तुम्हें तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये सी पॉइंट के लिए इंक्लिनेशन कितना है, 90 प्लस अल्फा। तो सी का कोऑर्डिनेट जब लिखूंगा, तो सी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इट शुड बी ए टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 90 प्लस अल्फा, है ना। और बी वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा। पैरामेट्रिक पॉइंट्स का यूज कर रहा हूं मैं, तो अगर ऐसा कर दिया मैंने, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? कॉस ऑफ 90 प्लस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, तो माइनस ए साइन अल्फा, और ये कितना आ जाएगा? ए कॉस अल्फा। तो अभी तुम्हें पॉइंट ए पता है, पॉइंट सी पता है, तो इक्वेशन लिख लोगे? इक्वेशन लिखी जा सकती है, छोड़ दू, दो पॉइंट्स पता है तो राइट इक्वेशन ऑफ ए सी, y2 minus y1 is equals to y2 minus y minus y2 या y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, 2 point form। क्लियर है?
हाँ चलो फिर 37 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर जो था 36 इजी क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए कि हाँ गिवन क्या है और क्या लिख सकते हैं। पैरामीट्रिक पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते। कंसीडर द पॉइंट्स ए एंड बी एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द लाइन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट पी ए माइनस पी बी इज मैक्सिमम। अरे ये क्या है, तो मैंने क्लास में कराया है, जो बैच 2 वाले हैं जिनको मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है उनको याद होगा, तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन किया था, खूब सारे पार्ट्स किए थे याद होंगे, तो 4 पार्ट्स कराए थे मैंने, जितनी पॉसिबल वेरिएशन थी सब करा दी थी। एनीवेज अभी देखे डिस्कस करें इसको। हाँ तो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स ए एंड बी बी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन ये गिवन है एल, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट्स है, एक तो पॉइंट है ए 0,1 एंड बी 2,0। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या बोला है उसने कि मुझे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने सच दैट द डिस्टेंस PA माइनस PB ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ए और बी तुम ये बताओ कि सेम साइड पे लाई कर रहे लाइन के या अपोजिट साइड पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो अगर ए के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किया करूंगा तो एल क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि ये 0 12 और यहाँ से कितना आएगा पॉजिटिव, तो दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम साइड। बहुत बढ़िया, अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ मान लिया मैंने ए, यहाँ मान लिया मैंने बी, ठीक है, होगा कहीं पे तो भी। अब तुम देखो कि मुझे क्या निकालना है, पी ए माइनस पी बी का मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जोड़ दिया मैंने। ये पी मूविंग पॉइंट है ना, पी इस लाइन पे कहीं पे भी जा सकता है, कोई बात नहीं, तो ये आ गया। और ये ए बी है ना, इसको वैसे कैलकुलस से भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम पूछा है, बट कैलकुलस से बहुत लेंदी सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ये स्ट्रेट लाइन से बहुत इजीली होगा। अब अगर तुम्हें ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता है तो मुझे पता है कि इफ आई राइट डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, है ना, पी ए माइनस पी बी क्या है, डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स, तो डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज क्या होता है, लेस देन द थर्ड साइड, लेस देन द थर्ड साइड। तो पी ए माइनस पी बी क्या है, हमेशा ए बी से छोटा होगा, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल की इनइक्वालिटी, डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन दी थर्ड साइड। यहाँ मॉड लगा देता हूँ क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस तो हम पॉजिटिव टर्म्स में बात करेंगे, या तो पी ए माइनस पी बी हो गया, पी बी माइनस पी ए। तो अब तुम जो तुम्हें मैक्सिमाइज करना है उसको देख रहे हो कि ये मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, दिस इज मैक्सिमम इक्वल टू ए बी, क्योंकि तुम्हें इस इनइक्वालिटी से दिख रहा है कि पी ए माइनस पी बी या तो मतलब हमेशा ए बी से छोटा होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसको ए बी के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर इतना हमने सोच लिया तो P की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। अभी तुम दिमाग लगाओ कि P की पोजीशन यहाँ इस पे हो जाए, क्योंकि ये मेरे को क्या बता रहा है कि P A and B आर कोलिनियर, P A and B आर कोलिनियर, है ना, ये कोलिनियर होंगे तब मैक्सिमम मिलेगा, तो ये कोलिनियर करवा दिया मैंने, है ना। तो अब अगर कोलिनियर हो गए मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट P, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कैसे निकालोगे P के कोऑर्डिनेट्स, आई थिंक P ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे तो लाई कर ही रहा है और ए बी लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। तो अगर मैं ए बी लाइन का इक्वेशन लिखूं, देख ही लेते इसका आंसर क्या आ रहा है। ए बी लाइन का इक्वेशन लिखूंगा तो दैट इज y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस इज -2y इज इक्वल टू x माइनस 2, तो दिस इज गिविंग मी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये आ गई ए बी की इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो एक काम करते इसी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 8। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x कैंसिल, 8y माइनस 3y इज 5y, और यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस ऑफ माइनस 17, तो ये आ जाएगा 17। तो ये कितना आ गया,
y कोऑर्डिनेट आ गया 17/5, ठीक है, 17/5। अब x निकाल लो। x के लिए मैं इस इक्वेशन में चले जाता हूँ, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y। तो y की वैल्यू कितनी है 17/5। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 minus 34/5 which is minus 24/5। -24/5 ऑप्शन में नहीं है, तो वो ऑप्शन में गड़बड़ है कुछ। -24/5 कॉमा 17/5 ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लो कोई तो भी, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो अभी मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, पॉइंट आउट कर दो, क्योंकि ऑप्शन में 84/5 देखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा यही आया था ना, फिर ठीक है, फिर हमने सही किया है, क्यों टेंशन लेते हो। 1 मिनट। x प्लस 2y इक्वल टू 2 आया, करेक्ट। और ऐसे कैसे ऑप्शन में गड़बड़ है। एनीवेज कॉन्सेप्ट सही है, और जो हमने किया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। बाकी आंसर की टेंशन मतलब, एग्जाम में जब आएगा तो ऑप्शन सही होके ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 बोला ना तुमने। हाँ 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 38 और 39। 38 में लिखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस, क्या लिखा है, फॉर विच द लाइंस, क्या इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये तो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कॉन्करेंट बोलना चाहता है क्या वो, या तो कॉन्करेंट बोलना चाहता होगा। द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच लाइज के एक्स प्लस, पता नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं क्या करूँ। चलो अज्यूमिंग कि उसने कॉन्करेंट पूछा होगा के, तो कॉन्करेंट की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट शुड बी 0, तो के 2 और 2 के 3, ये 3 और के, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ओके। तो अपन क्या करें, देख लेते हैं कॉन्करेंट पूछ रहा है क्या, तो आई एम नॉट श्योर। ओपन कर दो डिटर्मिनेंट को, के स्क्वायर -9 तो क्यूबिक बनते हुए दिख रहा है, +2 × 9 - 2 के +2 × 6 - 3 के इक्वल टू 0, ठीक है। के क्यूब और के स्क्वायर कहीं से नहीं आ रहा है, -9 के -4 -13 और -6 -19, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, ठीक है। 18 और 12 30 इक्वल टू 0। चलो 1 मिनट चेक करने दो, अगर ये सेनगेज का क्वेश्चन होगा तो अभी चेक कर लेते, 1 मिनट, लेट मी सी सेनगेज का क्वेश्चन है क्या। उसको सॉल्व करके देखो कुछ आगे आ रहा है क्या। क्यूबिक इक्वेशन है, उसके रूट्स देखो कितने आ रहे हैं, मतलब 3 रूट्स तो आएंगे, बट व्हाट आर द दोज 3 रूट्स।
दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकालना है, तो एक रूट 57 आ जाएगा क्या? हाँ 57 तो आ जाएगा, मतलब k इक्वल टू 3 तो एक रूट दिख रहा है इसका, k इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो तो हिट एंड ट्रायल से दिख गया तुम्हें। तो एक रूट तो k इक्वल टू 3 हो गया, मतलब इसका एक फैक्टर हो गया k माइनस 3, ठीक है। तो दिस इज k माइनस 3 इंटू, तो ये कितना आ जाएगा k स्क्वायर। अरे तुमने रूट निकाले क्या इसके? नहीं निकालना था क्या तुमको रूट क्यूबिक के? तो k स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा, +30 चाहिए तो -10, ठीक है। और k का कोएफिशिएंट है -19, तो यहाँ पे -10 के ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे चाहिए -9 के, तो +3 के इक्वल टू 0। तो k -3 इंटू ये कितना लिखा हुआ है, 5 और 2 -5, 5 और 2 लिखा हुआ है ना, तो k -5 एंड k +2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, k +5 k -2, माई मिस्टेक। ऑप्शन ए नहीं, ऐसे ऑप्शन ए नहीं बताऊंगा मैं, पहले चेक करना पड़ता है, क्योंकि इस डिटरमिनेंट में एक चीज होती है वो तुमने मिस कर दी शायद, मुझे पता नहीं आंसर, अभी मैं बताता हूँ। 2 आ गया, 3 आ गया, -5 आ गया, ठीक है। ये हम कब कर रहे हैं? अज्यूमिंग द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि लाइंस कॉन्करेंट कब है ये बताओ। कॉन्करेंट पूछा हुआ है तब, क्योंकि वहां पे लिखा कुछ नहीं है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि कॉन्करेंट ही पूछा होगा। अच्छा, तो 2 3 5 आ गया। अब जब भी इस डिटरमिनेंट को जब इक्वल टू 0 करते हो ना, तो हर वैल्यू ऑफ k के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइंस विल बी कॉन्करेंट, कभी कभी क्या होता है लाइंस पैरेलल भी हो जाती है। तो मुझे चेक करना चाहिए कि सही में सारी वैल्यूज ऑफ k के लिए ये कॉन्करेंट है क्या। तो तुम अगर इक्वेशंस को देखोगे तो kx प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। और दूसरी कौन सी है? 2x प्लस के वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिख गया मुझे k इक्वल टू 2 के लिए ये पैरेलल हो जाएंगी, k इक्वल टू 2 के लिए लाइंस आर पैरेलल। देखो ध्यान से, दिख गया क्या? देखो, ये दोनों लाइंस फॉर k इक्वल टू 2 आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो उनको कॉन्करेंट नहीं बोल पाऊंगा, तो ये 2 आंसर नहीं हो सकता मेरा, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 3 एंड -5। अब देखो 3 और -5 है क्या ऑप्शन में? हाँ है, सी ऑप्शन। अब चेक करो कोई सी ऑप्शन सही है ना? हाँ, तो ये आंसर हो गया अपना। तो क्वेश्चन को अपन ने करेक्ट कर दिया अभी, कि सबसे पहले तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो उसमें कॉन्करेंट लाइंस की कंडीशन पूछी है, एंड 3, -5 होगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि k इक्वल टू 2 रिजेक्ट करूंगा मैं, बिकॉज फॉर k इक्वल टू 2 लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। चलो आगे, 38 हो गया। देन आ जाते हैं 39, बोला ना तुमने? 39, हाँ 39 में क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन अलोंग दिस, ठीक है, हो जाना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, तो मान लेते ये लाइन है, ठीक है। क्या इक्वेशन है इसका? इसका इक्वेशन है 1 + √3 टाइम्स ऑफ y प्लस
1 माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो डिस्टेंस, जब पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस की बात होती है तो वी ऑलवेज कंसिडर इट एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट ध्यान दोगे तो इस केस में उसने क्या बोला है, अलोंग दी लाइन। अलोंग दी लाइन पूछा है, मतलब क्या हुआ कि मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है जो इसके इस लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, लाइन के अलोंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को P, ये और ये पैरेलल होंगे। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू रूट 3x प्लस के, ये है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए P पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। P पॉइंट कैसे निकाला जाए, सोचना पड़ेगा। P पॉइंट निकालने के लिए मुझे इस लाइन का स्लोप पता है ना, इस लाइन का स्लोप क्या है, इसको O मान लेते हैं, तो स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y इक्वल टू रूट 3x प्लस के, है ना। अलोंग द लाइन पूछने का मतलब इस लाइन के अलोंग, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है। तो OP का स्लोप कितना आ गया, रूट 3, क्योंकि इस लाइन का स्लोप रूट 3 है। अब अगर रूट 3 स्लोप आ गया, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा ये d है जो मुझे कैलकुलेट करना है, तो यूजिंग फिर से पैरामेट्रिक पॉइंट्स, क्या मैं P के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, h प्लस आर कॉस थीटा, h की वैल्यू कितनी है 0, तो आर कॉस थीटा का मतलब d कॉस, ये यहां से थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना, सॉरी रूट 3 है ना, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, और दूसरा आ जाएगा d साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो कि इस पॉइंट P को उस लाइन में सेटिस्फाई करवा दो, तो ये कितना है d बाई 2 एंड रूट 3 d बाई 2। चला, अब जो गिवन लाइन है उसमें इसको सेटिस्फाई करा दो, तो 1 प्लस रूट 3 इंटू वाई, रूट 3 d बाई 2 प्लस 1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स, तो 1 माइनस रूट 3 इंटू एक्स कितना है d बाई 2, और क्या दे रखा है इक्वल टू 10। तो यहां से d आ जाएगा एंड d इज द रिक्वायर्ड आंसर। d निकालना है ना मुझे, ठीक है, यहां से गेट d, जो मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया अभी। अब 41, 42, 43, 44 एंड 45। फोर्टी फोर आया मेरे पास। हम्म, 44 को देखते हैं। 44 में लिखा हुआ है, if the length of the perpendicular drawn from origin to the line whose intercept on the axes are a and b, bp, then, इसमें क्या डाउट है रे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, तो और लाइन के इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये लाइन का इक्वेशन है। और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो गिवन है, वो किसके इक्वल है, p के इक्वल, सो p इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ओरिजिन से डिस्टेंस लिखूंगा तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, तो आंसर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, आ गया आंसर, दिख रहा है मुझे डी ऑप्शन। आगे बढ़ो, 45 तक हो गए, फिर 50 तक डाउट बताओ। 45, 46, 47, 48, 49, 50। कोई बात नहीं, कर कैलकुलेशन मिस्टेक कर, बस एग्जाम आएगी तब मत करना। 50 तक,
50 हाफ सेंचुरी तो हो जाएगी आज। 48 49 पुनीत मार्डा 48 49 46 47 भी है क्या? तो अभी चलो सीक्वेंस में चले फिर 46 पे आ जाते सबसे पहले। 46 47 48 49 चारों बताने हैं। ओहो हाँ हाँ कोई बात नहीं, जो एक बार लिख दिया किसी ने तो फिर से लिखो मत, है ना। 46 49 तो बताने ही है। ओके तो 46 में लिखा हुआ है इफ पी एंड पी डैश बी द डिस्टेंसेस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन देन 4p² प्लस p डैश स्क्वायर। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखो कुछ भी नहीं करना है। p क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किस लाइन का, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे लिखोगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन में ओरिजिन को सब्सटीट्यूट करो क्योंकि ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर रहे हो। तो लिख दूंगा मैं p कहां से है, p किस लाइन से डिस्टेंस है, x टाइम्स ऑफ sec अल्फा प्लस y टाइम्स ऑफ cosec अल्फा इज इक्वल टू k। तो इस पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज p, तो दिस इज 0 प्लस 0 माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिक स्क्वायर अल्फा। ये आ गया। सिंप्लीफाई करो इसको, स्क्वायर कर दो बेस्ट। तो दिस इज p स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन रूट गायब, और सेक को 1 अपॉन कॉस और कोसेक को 1 अपॉन साइन। तो ये आ जाएगा आई थिंक 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, इतना तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो दिस इज के स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कुछ चीजें डायरेक्टली लिखी जा सकती है और हमें दिमाग आना चाहिए। कोई बात नहीं 47 नहीं है ना, कोई बात नहीं, कम कर दिया मेरा काम तुमने। अब आ जाते हैं p डैश पे। तो p डैश किस लाइन से डिस्टेंस है, x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा। उसी को इसी तरह से लिखा 0 प्लस 0 या माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे। हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है। रुको भाई, वन नोट हैंग हो गया। फाइल का साइज बड़ा हो गया शायद। हाँ वापस, ये काम नहीं कर रहा है। हाँ आईफोन के साथ लॉगिन, ओहो नाम लिख दिया करो, बेटर रहता। फिर से हैंग हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है हैंग। ठीक, फिर क्या है, माइनस, ओ मैंने गलती नहीं की, हाँ ठीक है, माइनस के टाइम्स ऑफ कॉस 2 अल्फा लिखा है वहां पे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहां से भी अगर स्क्वेयरिंग करोगे तो मिलेगा p डैश का स्क्वायर। मैं क्यों स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल निकालना है उसमें भी स्क्वायर करके लिखा हुआ है। तो k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, नीचे तो डिनोमीटर 1 हो गया। अच्छा अब यहां से p स्क्वायर को देखो, p स्क्वायर में साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है। तो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा का स्क्वायर। तो दिस इज p स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाय 4। अब देख लो तुम, 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा इनफैक्ट, और प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा। आ गया आंसर, इक्वल टू के स्क्वायर। एक्चुअली मैं पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए भी टाइम लग रहा है मेरे को, शायद सिर्फ हिंट देके छोड़ देना चाहिए। चलो 47 तो डिलीट हो गया, 47 कम, 47 के बाद 48 और 49, 48, 48 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। अरे तो तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है क्या, क्योंकि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हो, तो होपफुली कैलकुलेशन में दिक्कत होती होगी।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती है तो होती है दिक्कत यार, होनी भी चाहिए। क्या मेरा हैंग क्यों हो रहा है ये? y अपॉन क्या लिखा हुआ है, b साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन कौन सा होना है भाई, ये तो हो जाने दे पहले, जो तू बोलेगा वो कर लेंगे। कौन सा किया तूने एक्सरसाइज 2 बता दे, वो कर लेंगे। फ्यूचरिस्टिक बातें बहुत होती है, अरे पहले प्रेजेंट कर लो फिर देखेंगे। तुमने जो किया है वो डिस्कस करूंगा मैं, तुम बता देना मुझे क्या करना है। सर्कल्स क्या होगा, सर्कल्स कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और दूसरा इसी का माइनस। तो भाई लिखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, तो मान लेते हैं P1 P2 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, x की जगह डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट इसके साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये माइनस ए माइनस 1, सॉरी कॉस थीटा भूल गया, माय मिस्टेक, यहाँ पे कॉस थीटा भूल गया था मैं, माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अंडर रूट में तो सेम ही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, लिखा जाए इसको। अब ऊपर में दिख रहा है तुम्हें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब उस टाइप का टर्म, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर, दिख रहा है तुम्हें, ए स्क्वायर में से 1 कॉमन ए स्क्वायर लिखेंगे तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आई थिंक आंसर दिख गया तुम्हें सामने क्या आ रहा है। कॉस स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, माइनस साइन स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे कट पड़ गया, आंसर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अरे वो मॉड था ना, तो उस चक्कर में मॉड को भूल जाओ, मतलब मॉड को लिखना चाहिए था मैंने, और वो माइनस साइन वहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर इनफ। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे एक ए स्क्वायर भूल गया हूँ, हाँ ए स्क्वायर भूल गया मैं, करेक्ट है वो, मैंने यहाँ पे जब ये ए स्क्वायर को मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके लिखा तो यहाँ पे आना चाहिए था डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल, बचा बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर आ गया, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मतलब इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व किया, क्योंकि जिसने भी पूछा उसको शायद कैलकुलेशन ही नहीं आई थी, तो वही करना था मुझे। क्वेश्चन नंबर 49, 49 में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टू आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन देन थीटा लाइज बिटवीन।
ये भी तो हो जाएगा। सेम, जब किसी लाइन के सेम साइड पे पॉइंट्स लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइन की इक्वेशन में उनको पुट करेंगे तो सेम साइन मिलना चाहिए। ठीक है, तो तुम देखो अभी कि अगर मैं, लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन गिवन है अपने को x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। तो इफ आई सी द साइन ऑफ L ऑफ 3,2, तो 3,2 पे कौन सी साइन मिल रही है लाइन के लिए, चेक करो। 3,2 पे दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब L ऑफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो L साइन थीटा कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करूंगा तो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से मिल रहा है मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब जैसे साइन प्लस कॉस दिखा तो तुम्हें पता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूं, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन साइन पाई बाय 4। सही बात, ठीक है, ये लिखा जा सकता है इसको, है ना। तो उसने पूछा है कि थीटा कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो जो डिवाइड किया था वो तो यहाँ पे चलेगा, जो मल्टीप्लाई किया था वो इधर आके 1/√2 हो गया। सो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/√2, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/√2, उसके करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू बता दो। सो इसको लिखा जा सकता है थीटा प्लस पाई बाय 4, है ना। दिस इज ग्रेटर देन एंड लेस देन पाई बाय 2। इसको पाई बाय 4 से बड़ा एंड पाई बाय 2 से छोटा। ठीक है, तो माइनस पाई बाय 4 कर दो तो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4। ये आ जाना चाहिए आंसर। क्या किया मैंने देखो, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, उसके करस्पॉन्डिंग किया है। अच्छा, तुमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं पढ़ा है ना, तो वैसे समझ ही सकते हो यहाँ से क्या हो रहा है कि थीटा प्लस पाई बाय 4 मैंने पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में लिख दिया। ठीक है, आई थिंक समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट, 49 हो गया। 49 के बाद 50 से लेके 55 तक, 50 से लेके 55 तक। फिफ्टी से लेके 55 तक क्या हुआ, भाग गए सारे? कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ो। 62 सर लेस देन पाई बाय 2 क्यों लिखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है इसीलिए, टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके लिए। hmm. देख लो ना इस ग्राफ से, तुम देख लो इसको कि सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको तुम 1/√2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन 1/√2। तो 1/√2 मतलब कितना जा सकता है, मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। ये 1/√2 के करस्पॉन्डिंग है तो ये 1 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2, वैसे समझ लो। हाँ नेक्स्ट, नहीं है क्या कोई डाउट? अप टू 60 किए नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 तक, 65, 70 अगर नहीं किए होंगे तो मैं बता दो, बंद कर देंगे, जब हो जाए तब बता देना। अच्छा नहीं किया क्या? ओके, जिसने किया है वो पूछ सकते हो, जिन्होंने नहीं किया है अभी मैं उनको क्या हेल्प करूं। हाँ कोई बात नहीं, 57 पूछा इसने सबसे पहले, फिर 63 भी करते हैं। जो जो
किए तुमने और जिसमें डाउट है वो पूछ लो। 57 पूछा इसने। 57 में क्या बोल रहा है ये कि वेरिएबल ABC क्या है। अरे वेरिएबल ABC मतलब ये क्लास में पढ़ाया है ना मैंने। अब तू बैच 2 में कि बैच 1 में, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रेट लाइन वेयर ए प्लस बी प्लस सी विल बी कॉन्करेंट इफ पॉइंट इज, कोई बात नहीं, देख इसको 4a प्लस 4ax प्लस 3by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्ट्रेट लाइन गिवन है वेयर a प्लस बी प्लस सी इज 0। तो a प्लस बी प्लस सी के क्या बोल रहा है, 0 के बराबर है। विल बी कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब क्या कि एक फिक्स पॉइंट से पास होगी लाइन। अब वो फिक्स पॉइंट क्या है वो बताना है। तो लाइन की इक्वेशन को देख के मुझे यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि मैं ये जो लीनियर रिलेशन गिवन है ए बी और सी के बीच में, उससे इसको कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू बता सकूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे, एक मिनट क्या हुआ, फिर से हैंग हो गया। हाँ, तो यहाँ पे तुम इसको इस तरह से देख सकते हो कि अगर तुम कंपेयर करो, ठीक है, ये लीनियर रिलेशन और इस लीनियर रिलेशन को कंपेयर करो तो आई कैन से 4a इज इक्वल टू 1, है ना, 4a इक्वल टू 1 पूरा बता सकते हो। द स्ट्रेट लाइन, लिखू क्या मैं अभी क्वेश्चन को, देखो मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ। द स्ट्रेट लाइन straight lines 4ax plus 3by plus c equal to 0 where, ये मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, where a plus b plus c is equal to 0 will be concurrent, will be concurrent, I think इतना ही तो क्वेश्चन है, will be concurrent if point is, ये है पूरा क्वेश्चन। देख लो, ठीक है, तो वहां से कंपेयर करके बता सकते हैं। हाँ, तो ये लिखा हुआ है 4a इक्वल टू 1 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1/4 और 3b इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 1/3। तो ये कॉन्करेंट तब होगा इफ द पॉइंट इज 1/4 1/3। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा तुमने, सिक्सटी थ्री 63 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चलो 63 क्वेश्चन देखा जाए। 63 says if 61 63, हाँ फिर सॉरी 63 देख लेता हूँ फिर 61 करता हूँ। तो 63 says if for a variable line, if for a variable line x upon a this the condition is satisfied then the locus of foot of perpendicular drawn from origin to the line, locus of foot of perpendicular, तो आई थिंक हमें foot of perpendicular का फॉर्मूला पता है। तो ये लाइन क्या गिवन है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और मुझे पता है कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये ले लेते फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, h कॉमा के, जिसका मुझे लोकस निकालना है, और ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इफ आई अप्लाई द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला तो मेरे पास आ जाएगा h माइनस क्या आएगा, h माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन बी। आई थिंक ये फॉर्मूला पता होगा, ये मत बोलना ये नहीं पता सर हमें। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में ओरिजिन को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अभी।
तो यहाँ से सबसे पहले क्या मिलेगा, ए एच इज इक्वल टू बी के इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो h कितना है, h इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड k किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मुझे आंसर जो चाहिए सी में चाहिए, तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। उसने हमें क्या दे रखा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। कोई बात नहीं, ये तभी क्रिएट होगा जब मैं 1 अपॉन एच और 1 अपॉन के लिखूँ शायद। ठीक है, तो नहीं तो सीधा स्क्वायर करके ऐड कर देते ना, बेस्ट आइडिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस ए पावर 4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और होल स्क्वायर, सॉरी। तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया इनटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो एक तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम यहां जाओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई शुड गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक यही हमें मिला है, तो दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आ गया लोकस। चेक कर लो। ठीक है, करना ऐसे ही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला आपने, 61 लिखा है, लाइन एल हैज इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हेन द एक्सिसेस आर रोटेटेड थ्रू अ एंगल। ओके ओके ओके, सेम लाइन हैज इंटरसेप्ट। हाँ, तो इसमें क्या आइडिया है कि देखो, जब मैं एक्सेस को रोटेट कर रहा हूं, इफ आई एम रोटेटिंग द एक्सेसेस, तो क्या होगा कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो चेंज नहीं होगा। मान लो कि ये लाइन है मेरी, ठीक है, दिस इज द लाइन। अब मैंने क्या किया है, वहां पे एक्सेस को रोटेट कर दिया, तो मान लो ये इस तरह से एक्सेस हो गई रोटेट करने के बाद थ्रू अ फिक्स एंगल। ठीक है, तो दिस इज ओरिजिनल एक्स वाई, मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश। तो जो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा दैट विल स्टिल बी रिमेनिंग द सेम। ठीक है, ये जब रोटेशन ऑफ एक्सेसेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेसेस पढ़ाया होगा तब बताया होगा सर ने। तो अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल है तो ओरिजिनल एक्सेसेस के हिसाब से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा वो लिख लेते हैं। इंटरसेप्ट्स दे रखे, तो एज पर द ओरिजिनल एक्सेसेस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्सेसेस, तो x डैश अपॉन p प्लस y डैश अपॉन p q इज इक्वल टू 1, ये नई इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। अब तुम्हें करना क्या है, हमें पता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल, तो यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखो और यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखो, उनको इक्वेट कर दो। तो एक आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक यहाँ से सीधा आंसर दिख रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। डन। हाँ, और कौन सा, 65 तक, 70 तक, कितने क्वेश्चन है अभी? अगर तुमने किए होंगे तो 82 तक तो डिस्कस कर लेते हैं, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बचेगा, वो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। 65 में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर। तो आई थिंक ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो आई थिंक हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 65, तो क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, डायरेक्टली याद है क्या?
area of parallelogram made by the lines y equal to m1x plus c1, y equal to m2x plus c2। इस तरह से बताया होगा सर ने यार, y equal to m1x d1। पता है क्या ये फॉर्मूला? c1 मुझे भी याद नहीं रहता है बट अभी याद आ रहा है, d1 माइनस d2 अपॉन अपॉन में क्या होता है m1 माइनस m2। हाँ ये फॉर्मूला पता है ना, तो फिर ठीक है, फिर तो आसान है काम। कैसे आसान है? देखो लाइन की इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो और C1 C2 को पहचानो। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहली लाइन गिवन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, ठीक है, इक्वल टू p। तो इसको लिख लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो दैट इज माइनस कॉट अल्फा एंड प्लस इंटू एक्स प्लस p, किससे डिवाइड किया हमने? कॉस से, तो p cos अल्फा, p sec अल्फा, सॉरी कॉस से डिवाइड किया ना तो sec आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सी गिवन है? मतलब इसी तरह से दो लाइन गिवन होगी, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन गिवन है x cos बीटा गिवन है, तो वो आ जाएगा y इक्वल टू माइनस कॉट बीटा इंटू एक्स प्लस r टाइम्स ऑफ sec बीटा। ठीक है, एक तरीका तो यही हो गया कि अभी इसको इनपुट करें यहाँ पे। तो देखो अभी ये समझने के लिए लिखा है, C1 क्या होता है ये वाला, तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ p sec अल्फा माइनस C2 क्या होगा? Q दिखा है ना, हाँ Q sec अल्फा, Q sec, हाँ अल्फा। कर लोगे आगे? और D लिख लो, D कितना लिखा है? R sec बीटा माइनस R sec, नहीं R नहीं, S sec बीटा डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। m1 कितना है? माइनस कॉट अल्फा, m2 इज माइनस कॉट बीटा, तो प्लस कॉट बीटा लिख लिया मैंने। आ जाएगा इससे? देख लेते हैं अभी। सो साइन कॉस में बदल दो इसको, जरूरत है साइन कॉस में बदलने की। p टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा p माइनस q एंड दिस इज r माइनस s। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, तो नीचे आ जाएगा कॉस, कॉस के साथ कॉस कैंसिल, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो दिस इज साइन बीटा इंटू साइन, नहीं सॉरी, कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस, और प्लस आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा। क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर दिया मैंने, साइन बीटा होना चाहिए था और ये साइन अल्फा होना चाहिए था। शिट, डायरेक्ट लिखने के चक्कर में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं इसको। कॉस अपॉन साइन, तो ये आएगा साइन बीटा कॉस अल्फा विथ माइनस साइन, प्लस यहाँ कितना आएगा? कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब सही लिखा है, तो दिस इज p माइनस क्यू आर माइनस एस इंटू, नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो दैट इज साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ऊपर आ जाएगा, तो दैट विल बी कोसेक अल्फा माइनस बीटा एंड मॉडुलस साइन। ये आंसर आ गया, p माइनस क्यू आर माइनस एस प्लस माइनस साइन के साथ। डन, 65। और बताओ, ये आंसर हो जाना चाहिए शायद। हाँ हो गया। आई थिंक आपने आगे किए नहीं है सॉल्व, करेक्ट? यस और नो? हाँ पूछना, मैसेज कर देना, मंदार मैसेज कर दे। हाँ तो फिर एक काम करो, अगर आपने किए हैं तो आई थिंक अपन 82 तक कंप्लीट कर लेते हैं। मंदर जो क्वेश्चन है वो मुझे जो दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है वो मुझे मैसेज कर दे, मैं आंसर कर दूंगा। नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग टॉपिक बोला ना तूने, उसको सबको क्यों डिस्टर्ब करना, वो मुझे तो मैसेज कर, मैं अंदर कर दूंगा आंसर।
तो शुड आई कंसिडर कि 82 तक अपना डिस्कशन हो चुका है? 68 धीरे धीरे करके आ रहे हैं डाउट्स। ओहो 68 करे 68। Question 68 says if a variable line drawn through the point of intersection of straight lines this and this meets the coordinate। जैसे उसने point of intersection से बात कर दी ना तो family of lines तो तुरंत दिमाग में आ गया। ठीक है, meets the coordinate axis then the locus of midpoint। ओके ओके, नहीं किया तो फिर बाद में करो आप, अभी इतना टाइम तो दिया था ना करने के लिए, तो कोई बात नहीं। अगर अभी नहीं किया है तो बाद में करने के बाद मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने जब बोल रखा है डिस्कशन करेंगे तो जिन्होंने किया वो तो डाउट पूछ ही ले, कम से कम बाद में पूछ लेना जब कर लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, तो क्वेश्चन 68 में क्या है, जो लाइन चाहिए मुझे, ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या मैं इसको इस तरह से बोल दूं, दैट इज L1 प्लस लैम्बडा L2, तो y अपॉन बीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ x अपॉन बीटा प्लस y अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये लाइन कैसी है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ इंटरसेक्शन दे रखा है a और b, और मुझे निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी का लोकस। ओके, तो आई थिंक मैं फिगर नहीं बनाता हूँ, डायरेक्टली अभी क्या करते हैं, यहाँ से इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, दैट शुड बी द पॉइंट a एंड b। तो सबसे पहले इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, बस अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। 1 अपॉन अल्फा प्लस लैम्बडा अपॉन बीटा इंटू एक्स, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट कितना, y का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा प्लस लैम्बडा अपॉन अल्फा इंटू वाई, ठीक है, माइनस 1 एंड माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अगर मेरी कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो पॉइंट आउट कर देना। ओके, अब एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, मतलब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिख लेते हैं, y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, दिख रहा है तुम्हें, 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 प्लस लैम्बडा अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस लैम्बडा अपॉन बीटा कॉमा 0, है ना। एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो 0 कॉमा 1 प्लस लैम्बडा अपॉन 1 अपॉन बीटा प्लस लैम्बडा अपॉन अल्फा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा अपॉन बीटा प्लस अल्फा इंटू लैम्बडा कॉमा 0। एंड बी कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, मतलब बी का कोऑर्डिनेट इज 0 कॉमा अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा अपॉन अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा, ठीक है। अब क्या चाहिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये जो ए बी हो है लाइन, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, और ये लाइन किस तरह से थी कि ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही थी, ठीक है। ये जो दो लाइंस गिवन है, मुझे ए बी का मिड पॉइंट का लोकस, तो पी एच कॉमा के बोल दिया मिड पॉइंट, तो सिंस पी इज मिड पॉइंट तो एच कॉमा के को क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा अपॉन बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा अपॉन अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो लैम्बडा है ना, ये पैरामीटर था, तो ये हमारे आंसर में आ ही नहीं सकता, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए। कैसे होगा देखो, यहां से लिख लिया मैंने 2h इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा अपॉन बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा, और 2 के कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा अपॉन अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा, ठीक है। ओके, अब क्या करो, 1 प्लस लैम्बडा कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे, बस रेसिप्रोकल ले लो। कैसे आया मेरे दिमाग में रेसिप्रोकल लेने का थॉट, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, तो दिमाग चल जाना चाहिए कि 1/2h प्लस 1/2 के कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 अपॉन किया तो दिस इज बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा अपॉन
अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा, है ना, लैम्बडा को भगाना है अपने को, तो अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा अपॉन अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब देखो कि डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज अल्फा बीटा इंटू 1 प्लस लैम्बडा। ठीक है, अब शानदार तरीके से न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा कॉमन है और 1 प्लस लैम्बडा आ गया मेरे पास फैक्टराइज होके। बस लैम्बडा को खत्म कर दिया अपन ने, उड़ गया ये तो भी, खट खट आंसर आ गया 1/2x प्लस 1/2y। एच और वाई को एच और के को एक्स और वाई सब्सटीट्यूट कर दिया, लैम्बडा भग गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और ऑप्शन से मैच कर लो, हो जाएगा ना। दिख रहा आंसर सीधा सीधा, x प्लस वाई इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2xy इंटू अल्फा प्लस बीटा। बी दिख रहा है मुझे, बी बी बी, हाँ ठीक है। भाग गए आधे लोग, तो भाग गए। ओहो कोई बात नहीं, 68 हो गया। फिर क्या पूछा आपने, 79 एंड 80। अच्छा 79 एंड 80 कर लेते इसको भी। 79 से, अच्छा वेट फॉर 2 मिनट्स, हाँ मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है। फिर 79 और 80 डिस्कस करेंगे। हाँ चलो, कौन सा था, 79। 79 says कि if P is the point, is any point on a line, then the range of values of t for which the point lies between the parallel lines। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। पैरेलल लाइंस को देखोगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये किस तरह की लाइन है, ये इसका स्लोप जो है तुम्हें दिख रहा है -1/2, और ये इसको थोड़ा सा रफली प्लॉट कर लिया तो x इक्वल टू 1 आएगा एंड y इक्वल टू 1/2, तो ये इस तरह की लाइन है, ठीक है। दिस इज x प्लस 2y इक्वल टू 1। और जो दूसरी लाइन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 15, उसको अगर मैं प्लॉट करूं तो x आ जाएगा 15/2 एंड y विल बी इक्वल टू 15/4, तो वो इस तरह की लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 15, ठीक है। आई थिंक मैंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया था जब मैंने पढ़ाया था। अब वो क्या बोल रहा है कि P जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है।
पॉइंट P शुड लाई इन बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो T पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, मान लो इसको L1 लाइन बोल दिया, इसको L2 लाइन बोल दिया। अब तुम अगर L1 लाइन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ओरिजिन कहाँ पे, ओरिजिन इज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये पॉइंट P कहाँ होना चाहिए, पॉइंट P होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं कि L1 के रिस्पेक्ट में ये देख लेते हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में साइन क्या है। तो x प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये L1 है। तो L1 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन का साइन देखा मैंने, तो ये कितना आ गया माइनस वन विच इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो पॉइंट्स लाइंग ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन, उनका साइन अपोजिट होगा। तो इसका मतलब L1 ऑफ P जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ओरिजिन अगर लेफ्ट हैंड साइड मतलब नीचे की साइड में, तो पॉइंट P को ऊपर की साइड में होना पड़ेगा। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। तो अब देखो P का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। इससे मैंने ये इंश्योर कर लिया कि ये जो P पॉइंट है ना, ये लाइन के ऊपर साइड L1 के रिस्पेक्ट में ऊपर की साइड पे आएगा। अब दूसरी कंडीशन बाद में देखेंगे जब इसको L2 के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, मतलब नीचे की साइड में, वो देखते हैं बाद में। पहले अभी इसको सॉल्व करें। तो x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस टी बाय रूट टू, ओके। और लाइन की इक्वेशन है प्लस टू वाई ना, तो प्लस टू टाइम्स ऑफ y कितना है, 2 प्लस टी अपॉन रूट टू एंड माइनस वन, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो दिस इज टी अपॉन रूट टू प्लस रूट टू टी, है ना, प्लस फाइव इज ग्रेटर देन जीरो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, टी प्लस टू टी प्लस फाइव रूट टू ग्रेटर देन जीरो। तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग दैट t इज ग्रेटर देन माइनस फाइव रूट टू बाई थ्री, ठीक है। ये मेरा पहला कंडीशन आ गया, दिस इज लेट्स से 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट P को L2 के नीचे की साइड में ला करना पड़ेगा। तो तुम अब ये देखो कि अगर L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन को देखा जाए तो वो भी नीचे की साइड में है। तो L2 पे ओरिजिन का क्या साइन आ रहा है वो देख लेते हैं। L2 इज नथिंग बट 2x प्लस फोर वाई माइनस 15 इक्वल टू जीरो। तो फॉर ओरिजिन L2 का साइन कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस 15 विच इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट P को देखूंगा तो वो भी लेस देन जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ओरिजिन एंड पॉइंट P आर लाइंग ऑन दी सेम साइड ऑफ L2। तो ओरिजिन पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट P पे भी नेगेटिव आ गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इट इज नाउ एंश्योर्ड कि ये जो P पॉइंट है वो इसी रीजन में लाई करेगा इन बिटवीन L1 एंड L2। तो लिख लिया मैंने L2 की इक्वेशन में 2 टाइम्स ऑफ x, तो दैट इज 1 प्लस टी बाय रूट टू प्लस 4 टाइम्स ऑफ y कितना है 2 प्लस टी अपॉन रूट टू माइनस 15 इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉल्व करें इसको अभी, फिर से वही है तो सिंप्लीफाई कर ले क्या, चलो ठीक है कर लिया मैंने अभी इसको। रूट टू टी प्लस यहाँ से कितना आएगा, 4 और रूट टू कैंसिल होके 2 रूट टू देगा, 2 रूट टू टी प्लस 6 और 2 8, 8 माइनस 15 करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये इक्वल टू जीरो कहाँ से लिख दिया, सॉरी ये लेस देन जीरो। और यहाँ पे आएगा 6 सॉरी 8 प्लस टू 10, 10 माइनस 5 इज 10 माइनस 15 इज माइनस 5, क्या कर रहा हूँ मैं, ये आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट t is less than 5 upon 3 रूट टू, ये आ गया, ठीक है। 3 रूट टू, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो t इज लेस देन रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 5 रूट टू बाय 6, ठीक है। ये मेरा सेकंड आ गया। अब जो मेरा फाइनल आंसर होगा ना, फाइनल आंसर वुड बी 1 इंटरसेक्शन 2। क्यों इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक ने बोला ग्रेटर देन माइनस फाइव रूट टू बाई थ्री, इससे बड़ा, और ये बोल रहा है 5 रूट टू बाई सिक्स से छोटा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया इंटरसेक्शन। सो टी लाइज फ्रॉम माइनस फाइव रूट टू बाई थ्री लेस देन टी लेस देन 5 रूट टू बाई सिक्स। देखो अभी कौन सा ऑप्शन है, देख लो इस क्वेश्चन में है ना, कैलकुलेशन में कुछ हुआ होगा तो, बट आई थिंक ये आंसर होना चाहिए।
नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए में उसने -4√2 लिखा हुआ है, -4√2 तो नहीं आ रहा था ना अपना। आ रहा है क्या -4√2? ए दिया है तो चेक किया जाए। कहाँ गए अपन? सही बात है, 4 आएगा ना। कर दी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि ये +1 और ये +1 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे 4 आएगा। बोला ना मैंने, मैं करता ही हूँ मिस्टेक। ये 4, ये 4, तो अब आ जाएगा आंसर सही 4। यहाँ पे भी 4। हाँ ठीक है। चलो अब कौन सा बोला था तुमने? 79 के बाद 80 भी पूछा था ना, तो 80 भी बता देता हूँ पहले, फिर किसी ने 76 लिखा है उसको देखेंगे। θ1, θ2 are the inclinations of the lines with x-axis. If L1, L2 pass through this, then the equation of one of the angle bisectors of these lines. अच्छा, ऑप्शन को देखे ना तो ठीक है, समझ गया मैं अभी क्या हो रहा है। ये देखो, फिगर से हो जाएगा ये 1 मिनट में। उसने बोला है θ1 एंड θ2 आर द इंक्लिनेशंस ऑफ L1 एंड L2। मान लेते कि दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ L1, दिस इज L2। तो इसका इंक्लिनेशन θ1, इसका इंक्लिनेशन θ2। मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस लाइंस। अच्छा, तो एंगल बाइसेक्टर का अगर इक्वेशन चाहिए तो एंगल बाइसेक्टर ये लाइन होगी, एक तो ये और दूसरा ये। अच्छा, ये पॉइंट मुझे गिवन है x1 y1, ठीक है, x1 y1। अच्छा, अब अगर हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल, पूरा एंगल, अगर मैंने इस पूरे एंगल को अल्फा बोल दिया, तो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूं दैट θ1 शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस θ2। तो मेरा अल्फा कितना आ गया? θ1 माइनस θ2। तो मुझे एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए ना, तो उसका इंक्लिनेशन के लिए मैंने इसको निकाल लिया, ये अल्फा/2 होगा, ठीक है। अल्फा/2 कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, क्योंकि मुझे इस एंगल से मतलब है। इस इंक्लिनेशन पता चल जाएगा तो स्लोप पता चल जाएगा। तो अगर मैंने इसको बीटा बोल दिया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं अभी कि बीटा प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू θ1। सारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिख रहा हूं मैं। तो बीटा कितना आ गया मेरा? θ1 माइनस अल्फा/2। तो बीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस अल्फा/1/2 का मतलब θ1 माइनस θ2/2। तो यहां से कितना आ गया? बीटा। बीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ1/2 इज θ1/2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो θ1 प्लस θ2/2, ये आ गया मेरा बीटा, ठीक है। तो ये जो बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है अभी। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है दूसरा निकालना पड़े, अब ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा, वो कर लेंगे बाद में। अब इसका इंक्लिनेशन ये है, ठीक है। अच्छा, तो क्या अब मैं, अगर मुझे ये अल्फा पता है, तो मैं ये एंगल लिख सकता हूँ। ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अच्छा, ठीक है। अगर ये पाई माइनस अल्फा है तो ये हाफ एंगल हो जाएगा, ये इतना, ये कितना होगा? पाई माइनस अल्फा/2, ठीक है। और अगर मुझे इंक्लिनेशन चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, तो आई थिंक इसको अगर मैंने फाई बोल दिया, तो अब तुम देखो इजीली दिखा जा सकता है तुम्हें कि फाई को क्या लिख सकते हो। फाई विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल जो पाई माइनस अल्फा/2 है प्लस θ1। तो फाई इज इक्वल टू, देख लो अभी कितना आ रहा है, θ1 पहले लिख लिया, पाई/2 माइनस अल्फा/2, तो अल्फा/2 का मतलब θ1 माइनस θ2/2। तो एंगल फाई इज इक्वल टू θ1 माइनस θ1/2 इज θ1/2 और प्लस θ2/2 प्लस पाई/2। ये आ गया मेरा फाई एंगल। तो फाई एंगल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है पाई/2 प्लस θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया मेरा फाई।
अब या तो इक्वेशन इस एंगल का यूज करके आएगी या तो इस एंगल का यूज करके आएगी। अगर मैंने इस एंगल से लिखा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, तो दैट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, तो tan ऑफ θ1 प्लस θ2 बाय 2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। और अगर इसका यूज किया तो दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट ऑफ θ1 प्लस θ2 बाय 2 इंटू एक्स माइनस x1। दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। ऑप्शन को देखो। अच्छा, ऑप्शन में साइन कॉस दे रखा है, कोई बात नहीं है। टैन को साइन अपॉन कॉस लिख लो, कॉस को कॉट को कॉस अपॉन साइन। तो अगर मैं देखूं x माइनस x1 अपॉन क्या आना चाहिए, अपॉन आना चाहिए कॉस, सॉरी साइन। ऑप्शन डी, डी दिख गया मुझे, डी आंसर सही है। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन डी है। चलो अब क्या बचा, 76 ओके। 76 में क्या लिखा है, इफ a अपॉन बी सी माइनस 2 इज इक्वल टू रूट b बाई सी प्लस रूट c बाय b। ठीक है, where ABC is greater than 0, then the family of lines passes through the fixed point given by, अच्छा family of lines passes through fixed point। तो अभी इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैंने क्लास में भी बताया था, जब भी फिक्स पॉइंट पूछा जाता है तो तुम्हें क्या होगा कि क्वेश्चन में एक लीनियर रिलेशन गिवन होगा इन ABC। लीनियर बोलने का मतलब यहाँ पे किस में रिलेशन दे रखा होगा, रूट ए, रूट बी और रूट सी में। तो वो यहां से डेवलप होगा। जब यहां से डेवलप हो जाएगा वो इस फॉर्म में, तो तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे और बता दोगे कि फिक्स पॉइंट क्या है। तो अभी पहले इसमें दिमाग लगा के इसको रूट ए टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस रूट बी टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस ओनली रूट सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लगाए दिमाग। तो अगर मैं इसको देखूं और यहां से लिख लिया मैंने a अपॉन बी सी इज इक्वल टू रूट बी अपॉन सी प्लस रूट सी अपॉन बी प्लस 2। और अगर मैंने इसको बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया तो अरे गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गड़बड़ है, आएगा ही नहीं कभी रिलेशन रूट बी रूट ए रूट बी सी, है ना। तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। हाँ, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे रूट बी सी होना चाहिए, दिस शुड बी रूट बी सी, है ना। ये मिसप्रिंट हुआ है वहां पे, चेक कर लो, इसको करेक्ट कर दो। दिस शुड बी रूट बी सी, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा कभी 100%। ठीक है, ये रूट बी सी होना चाहिए। तो अगर इसको रूट बी सी किया, रूट बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड में, तो दिस विल बी बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट बी सी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट बी, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, अरे मिट जा, हाँ, रूट ए होल स्क्वायर माइनस रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिख रहा है तुम्हें अभी रिलेशन आएगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी इंटू रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने बोला था ना तुमको कि इस टाइप का रिलेशन कुछ बनना चाहिए, तो वो जब रूट बी सी होगा तभी बनेगा, तो वो तो करेक्शन कर ही दो कि उसमें रूट बी सी होना चाहिए। अच्छा, अब इसको लिखा जा सकता है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी इक्वल टू 0 और रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट सी इक्वल टू 0। अच्छा, तुम्हें दिख रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी आर ग्रेटर देन 0। तो अगर तीनों ग्रेटर देन 0 है तो रूट प्लस रूट ये कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको उड़ा दिया मैंने, रिजेक्ट। अब इसको देख के मुझे फिक्स पॉइंट आ जाना चाहिए, बट इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन प्लस रूट सी के साथ गिवन है, तो प्लस रूट सी होने के कारण वहां पे भी प्लस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको लिख लिया मैंने माइनस रूट ए प्लस रूट बी
प्लस रूट सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखते हुए अगर तुम गिवन इक्वेशन को देखोगे, रूट ए एक्स प्लस रूट बी इंटू वाई प्लस रूट सी इक्वल टू 0, तो मेरा जो फिक्स पॉइंट है दैट फिक्स पॉइंट इज -1 कॉमा +1। तो है ना ऐसा ऑप्शन, -1 कॉमा +1, ये आंसर है। हाँ, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, डन। हाँ, और कौन सा बचा? 76 भी हो गया, तो आई थिंक 82 तक खत्म। अच्छा, अभी कल करना है बाकी का डिस्कशन, जो बचे क्वेश्चंस है 80 से लेके कितने 110 तक, 30 क्वेश्चंस बचे हैं। कल संडे है तो चलेगा कि परसों? संडे है तो संडे को पढ़ाई करते नहीं करते मुझे क्या पता, तुम जब बोलोगे तब करूंगा मैं। परसों संडे आ गया भाई इसका, परसों बोल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मंडे को करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, कल ले लो, कोई बात नहीं बेटा। आप आपके अगर हो गए होंगे तो आप सर्कल पे चले जाना। नेक्स्ट वीक में स्ट्रेट लाइन खत्म होने के बाद अपन सर्कल की एक्सरसाइज 2 करेंगे, तो तुम सर्कल की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब ये जो बचे क्वेश्चंस है वो मैं मंडे को डिस्कस करूंगा, सेम टाइम 7 o'clock। ठीक है, चलो चलो, बाय एवरीवन।